हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के तहत डिफरेंट सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट्स को समझ पाए। ये सारा का सारा पुनर्जागरण का दौर था, जिसे हम एक तरह का रीअवेयरनेस या रेनेसेंस कहते हैं। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमें समझना ज़रूरी है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। हमने इसके बारे में अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ा था और वो सेगमेंट हमने पहले कवर किया, जैसे राजा राम मोहन राय। आज हम एक कंसोलिडेटेड वे में पूरी प्रेस की डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आज आपको सारे न्यूज़पेपर एक फ्लो में क्लियर होंगे, हिंदू पैट्रियट, द हिंदू, बंगाल गजट से लेके आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान टाइम्स 1920 में ही क्यों शुरू किया के.एम. पनिक्कर ने और इसका अकाली दल मूवमेंट से क्या रिलेशन था। इसी से आपको आइडिया लगेगा कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली क्यों था। आपको पता लगेगा कि इसी समय में इंडियन एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश में शुरू क्यों हुआ। आपको पता लगेगा कि 1876 में द हिंदू वी राघवाचारी के द्वारा ही शुरू क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपको पानी की तरह समझ आएगी। आपको प्रो यूरोपियन कम्युनिटी, प्रो गवर्नमेंट और प्रो इंडियंस, इन तीन तरह की प्रेस के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको समझ आएगा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स एंड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अलग अलग पाबंदियां किस तरह से लगाई गई हैं। आपको क्लियर होगा कि पहली बार इंडियन क्रिमिनल कोड में अमेंडमेंट करके सिडिशन शब्द कब जोड़ा गया, जिसका कई बार और आज के दिनों में भी बहुत चर्चा है, इसका प्रयोग होता रहा है। सारी चीज़ों को हम एक सारणीबद्ध तरीके से करेंगे। दो वे में लेक्चर कवर होगा। पहले मैं आपको फेज्ड मैनर में कवर कराऊंगा, जिसमें 4 फेजेस रखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस के प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले। और इसके बाद जो लेक्चर कवर होगा वो गवर्नमेंट के एंड पर क्या क्या एक्ट आए, क्या क्या रेगुलेशंस आए और वो किस कॉज के वजह से और उसके क्या रिपरकशंस हुए, क्या इफेक्ट आए, उनको समझेंगे। सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन्फॉर्मेशंस और मेंस के अकॉर्डिंग जो आपके जनरल स्टडीज़ या ऑप्शनल में एनालिटिकल एस्पेक्ट है वो सारा कवर हो जाएगा। दिस टॉपिक इज़ हाईली इंडिस्पेंसिबल टॉपिक इन सिविल सर्विसेज एंड इसमें इन्फॉर्मेशंस बहुत हैं, इसका ध्यान रखें। आपको पता लगेगा कि पहली बार कांग्रेस के द्वारा क्यों ऐसा महसूस किया गया कि हमें एक नेशनलिस्टिक न्यूज़पेपर नेशनल लैंग्वेज के आधार पर चलाना चाहिए, और फिर एक हिंदू लेटर शुरू हुई, नाम था आज। आपको पता लगेगा शिव प्रसाद गुप्ता ने इसे शुरू क्यों किया गया, हर चीज़ के बारे में जानकारी। और जब आज एक नेशनल लैंग्वेज होने की बात आती है तो उसके खिलाफ आवाज़ें हैं, और आपको पता लगेगा कि नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड भी क्यों था। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। देखिए, जब हम डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया की बात करते हैं तो इसमें पहली सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि कौन सा यूरोपियन नेशन था जो फर्स्ट टाइम प्रेस को इंडिया में लेकर के आया। तो वो उस यूरोपियन नेशन का नाम है पोर्तुगीज़। ये पुर्तगाल था जो पहली बार प्रेस भारत लेकर के आया। समय कौन सा था? ये 1557 था। 1557 में गोवा में एक एक लाइन आज एमसीक्यू से रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आते हैं। गोवा में जो जेसुइट्स थे, जेसुइट्स मिशनरी, यू नो द जेसुइट्स के द्वारा बाइबल की कॉपीज़ को प्रिंट करने के लिए, बिब्लिकल अकाउंट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए पहली प्रिंटिंग प्रेस लाई गई है, और ये गोवा के जेसुइट्स ने किया है। ये 1557 में हुआ है। ये बात क्लियर हुई? इस पे कोई डाउट नहीं। अगर क्वेश्चन आए पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, तो आंसर क्लियर कट करें पोर्तुगीज़। पहली बार बड़े स्तर पर प्रिंटिंग प्रेस लगा करके प्रिंटिंग मटेरियल छापने का काम जिन्होंने किया वो ब्रिटिश हैं। और ये कहाँ हुआ है? ब्रिटिश के द्वारा ये गतिविधि बॉम्बे में की गई है। उस समय में बॉम्बे था, और बॉम्बे में ये कब हुआ है? 1684। 1684, लगभग 125 साल से ज़्यादा समय लग गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये पोर्तुगीज़ थे जो 1498 में भारत आए, वास्को डी गामा, इन द मंथ ऑफ मई। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ब्रिटिशर्स हैं जो 1602 के अराउंड भारत आ रहे हैं। तो दोनों के आने में भी लगभग 104 साल का अंतर है। इसलिए जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो 100-120 ईयर का डिफरेंस लेके चलती हैं। ठीक है, तो ये डेट्स लर्न करने में कोई टेंशन नहीं है।
1684 के अराउंड ब्रिटिशर्स के द्वारा बॉम्बे में प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई। क्लियर है जी? क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन एक्टिविटी एरिया कौन सा था? बॉम्बे इनका मेन एक्टिविटी एरिया रहा शुरुआती समय में ट्रेड के पर्पस से। धीरे धीरे मेन सेंटर बंगाल बनने लगा। क्यों बनने लगा? क्योंकि 1757 की प्लासी की बैटल के बाद बंगाल के नवाब हराए गए और भारत में कहीं अगर पहली बार ज़मीनी स्तर पर पॉलिटिकल कंट्रोल हुआ है तो वो बंगाल था। ओके, so lecture will be bilingual today. So I have to establish that today we are going to discuss development of press in India. You will get to know so many new facts around it. You will understand why the Hindustan Times is being published around 1920 related with the Akali Dal movement. Why Indian Express being published in Andhra Pradesh. Why the Hindu started in 1786 and what was the relationship between Veer Ragachari and the Hindu. Hindu Patriot already famous around the 1853. Okay, you need to understand all the dates. The Hindu I have said around 1787. It was 1876. It was 1876. Correct that line. It was 1876. Okay, the Hindu. So today we will discuss about that. You have to understand the Portuguese. It was the first European nation to establish the printing press in India by the Jesuits of Goa in 1557. After that, around 125 years afterward, Britishers established first printing press in Bombay around 1684 for the mass level publications. Okay? चलिए अब देखिए, अगर आप पत्रकारिता की बात करते हैं तो सबसे पहले न्यूज़पेपर प्रिंटिंग करने की जिम्मेदारी किन पर जाती है उसको समझें। उसके लिए पहले आपको कॉजेज़ समझने पड़ेंगे। कॉजेज़ क्या थे? सबसे पहले भारत में अखबार छापे इस वजह से गए हैं कि अंग्रेज ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्राइवेट ट्रेड को एक्सपोज करना चाहते थे। ये बात क्लियर हुई? आपको कोई भी पूछ सकता है कि पायनियर्स कौन हैं इंडिया में न्यूज़पेपर के? द ब्रिटिश, द यूरोपियंस। सवाल उठ खड़ा होता है, यूरोपियंस क्यों पायनियर्स थे भाई? जो अखबार चेतना का आधार बन सकता है, जन जागरण का आधार बन सकता है, उसके उस समय के जीर्णोद्धार का काम अंग्रेज़ों ने या फिर अदर यूरोपियन नेशंस ने क्यों किया, उसे समझने के लिए एक कंसेप्ट समझो। देखिए, जब यूरोपियंस भारत आते थे व्यापार के लिए, उनका एक उद्देश्य रहा करता था क्या? बहुत ही लो पेड सर्वेंट होते थे यूरोपियन कंपनीज़ के, सैलरीज बहुत लो होती थी। फिर भी वो लोग यहाँ काम करने क्यों आते थे? क्योंकि एक ऑफ़र दिया जाता था उन्हें। वो क्या? सपोज़ कीजिए कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई है इस एक गुड में ट्रेड करने के लिए, और गुड्स हैं इंडियन कॉटन, दैट इज़ मसलिन ऑफ डक्का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड करेगी उस कॉटन में, और सभी स्टाफ, ये जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट हैं उस समय। लेकिन ये सभी लोग इंडिविजुअली प्राइवेटली भी ट्रेड कर सकते हैं उस कमोडिटी का यूरोप के साथ। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उस समय जो वहाँ का क्राउन था, यानी कि क्वीन है, उसने एक चार्टर इशू किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि सिर्फ़ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ईस्ट के साथ व्यापार करने की आज़ादी रखती है। यानी कि चार्टर में मोनोपोली ट्रेड की अथॉरिटी दी गई। यानी कि कोई भी दूसरा ब्रिटिश इंडिविजुअल या कोई भी दूसरी ब्रिटिश कंपनी ईस्ट के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। अगर आपको ईस्ट के साथ ट्रेड करना है तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर बनिए। अगर आपको लाभ कमाना है उस व्यापार से, इन्वेस्ट करिए ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी उस ट्रेड में, उस कमोडिटी में ट्रेड करेगी, जो भी प्रॉफिट्स अर्न करेगी, आपका डिविडेंड आपको मिलेगा जो शेयर आपने कंट्रीब्यूट किया होगा। ये बात समझ आई? तो इसलिए ये मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस पहली बार कब ख़त्म हुई थी? 1813 के चार्टर एक्ट से। 1813 के चार्टर एक्ट थे। लेकिन फिर भी दो चीज़ों में मोनोपोली रह गई थी, एक चाय के व्यापार में और एक चीन के साथ जो व्यापार होता था। सो द ट्रेड विद चाइना एंड द ट्रेड इन टी, इस पे मोनोपोली फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। 1833 के चार्टर एक्ट ने यह मोनोपोली ख़त्म कर दी थी। ये दोनों बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? तो इसी की वजह से जब सैलरी कम है उनकी,
तो उन लोगों को इसलिए कहा जाता था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय बन के जाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी तो उस गुड में ट्रेड करेगी ही, आप भी एक लिमिट के तहत, आपको जो सैंक्शनिंग लिमिट होगी, आप प्राइवेटली भी ट्रेड कर सकते हैं। इसी लाभ के प्रति ये लोग चुन चुन करके आते थे कंपनी में, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा ही नहीं था यहाँ आने का। और फिर ये मैक्सिमम कोशिश करते थे कि कंपनी ट्रेड कम करे, हम इंडिविजुअली ट्रेड ज़्यादा करें। यही कारण है कि एक समय में कंपनी के कर्मचारी जब लंदन वापस जा के घर, बंगला, बच्चों को बड़ा कर रहे थे, तो वहाँ की जनता देख रही थी कि ये इतना रिच हो गए उसी कंपनी में जॉब करके, और कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, ये कैसे हो सकता है। सेम कंपनी में आप काम करते हैं, उसी ट्रेड से आप इतने ग्रो कर गए, कंपनी सफ़र कर रही है। इसकी वजह से प्राइवेट ट्रेड को रोकने के प्रयास अंग्रेज़ों के ही द्वारा किए गए। तो सक्सेसिव गवर्नर जनरल्स इंडिया आते रहे और उनको एक मैंडेट दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि लंदन में ही है, और कंपनी अगर स्टेक होल्डरों से बनी है तो उसके कुछ डायरेक्टर्स भी होंगे, उन्हें हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, वो भी लंदन में ही थे। उनके द्वारा जो भी लोग इंडिया में कंपनी के ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए भेजे जाते थे, उन्हें ये कहा जाता था कि आप कंपनी में चल रहे प्राइवेट ट्रेड को कर्ब करिए, रेगुलराइज करिए, ऑर्गेनाइज करिए। ये बात समझ में आई, ताकि कंपनी का नुकसान होना बंद हो जाए। क्योंकि वही कमोडिटी अगर कंपनी का प्राइवेट ट्रेडर, कंपनी का इंडिविजुअल एम्प्लॉय ट्रेडर अगर वही कॉटन लंदन भेज रहा है और वही कॉटन कंपनी भी लंदन भेज रही है, दोनों में कंपटीशन होगा। नेचुरली कंपनी को एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर कम प्रॉफिट पे भी सेटिस्फाई होगा। तो इसलिए वो एम्प्लॉय उसी प्रोडक्ट को जब लंदन में बेचता था, वो थोड़ा सा सस्ता बेचता था, मुनाफे ज़्यादा कमाता था। कंपनी के प्रोडक्ट बिक नहीं रहे थे, कंपनी सफ़र कर रही थी। ये दीमक जैसा कंसेप्ट हो चुका था। आई बात समझ में। इसकी वजह से ये प्राइवेट ट्रेड जो है, कंपनी ने जब इसके ऊपर कर्ब करना शुरू कर दिया, कंपनी ने जब इसको रोका, तो एक पर्सन, एक एम्प्लॉय जिसका नाम है विलियम बॉल्स, विलियम बॉल्स को कंपनी ने कंपनी से बाहर किया, प्राइवेट ट्रेड करने के गुनाहों को मद्देनज़र रखते हुए। ये माना गया कि ये कंटेम्प्ट में हैं, ये वायलेशन करते हैं नियमों का। विलियम बॉल्स ने ये कहा कि मेरी इच्छा अब ये है कि मैं कंपनी से बाहर जाके अब अखबार छापूंगा और कंपनी के दुष्कृत्यों के बारे में, यानी कि कंपनी की नेगेटिव डीड्स के बारे में पूरे भारत के यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लंदन में है और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन में है, इनको इन्फॉर्म करूँगा। इसमें ज़बरदस्त वे में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के द्वारा अपोजिशन आने लगी विलियम बॉल्स की। विलियम बॉल्स ने ये प्लान छोड़ा, लेकिन सारा ज़िम्मा किस पर आया? 1780 सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेम्स अगस्तस हिक्की पे आई, और जेम्स अगस्तस हिक्की ने 29 जनवरी को भारत का पहला अखबार छापा। आप जानते हैं 29 जनवरी को किन का जन्मदिन होता है? उसी दिन देश में पत्रकारिता शुरू हुई, और वो पत्रकार आपके सामने ही हैं। तो 29 जनवरी 1780 क्या हुआ? जेम्स अगस्तस हिक्की, किन किन नामों से जाना जाता है इस अखबार को? द हिक्की गजेट, द हिक्की गजेट, द जेम्स गजेट, द अगस्तस गजेट, ये सारे इसके अलग अलग नाम हैं। अखबार का नाम है द बंगाल गजेट। क्या नाम है? द बंगाल गजेट। इसका दूसरा नाम, जो टेक्निकल नाम है, वो नाम है कैलकाटा एडवर्टाइज़र जनरल, कैलकाटा एडवर्टाइज़र जनरल। ओके, और ये है बंगाल गजेट। 1780 में आने वाला भारत का पहला अखबार। और क्या कहलाते हैं जेम्स अगस्तस हिक्की? द फादर ऑफ इंडियन प्रेस, द फादर ऑफ इंडियन प्रेस। और जेम्स अगस्तस हिक्की का अखबार कितने दिन में आता होगा? वीकली था, क्योंकि आज आपको दिखती है प्रिंटिंग मशीनें, छपता चला जाता है, कंप्यूटर पे सारा कंटेंट बनाते हो। तब ऐसा सिस्टम नहीं था, लेटर्स प्रिपेयर करने पड़ते थे, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके लगाना पड़ता था, हाथ से चला चला के कापियाँ छापनी पड़ती थी, और फिर जा कर के वो कहीं तैयार होता था। पहले माइंड में कंटेंट बनाइए, फिर उन्हें पेन से लिखिए, फिर उसके लिए कास्ट लेटर्स प्रिपेयर होंगे, फिर वो सारे छपेंगे जब आप उसे चलाएंगे, और अल्टीमेटली वो कंटेंट तो 2 पन्नों का, 2 शीट्स का अखबार वीकली लेकर के आते थे। अंग्रेजी भाषा में वो था द बंगाल गजेट।
जेम्स अगस्तस हिक्की। तो इन्हें हिक्की गजट भी कहते थे या जेम्स गजट भी कहते थे। क्या करते थे ये उस अखबार में? इन्होंने ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म किया उस समय के दो लोगों का। एक तो उस समय के कलकत्ता के जज जिनका नाम था एलिज़ा एम्फे मैंने पढ़ाया, और दूसरे द देन गवर्नर, और वो गवर्नर कौन थे उस समय के? वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स और एलिज़ा एम्फे, वारेन हेस्टिंग्स देखिए गवर्नर पोजीशन पे और एलिज़ा एम्फे देखिए जुडिशल पोजीशन पे, दो ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल व्यूज़ रखे और यूरोपियन मासेस को ये कंपनी के विषय में नॉलेज देना चाहते थे कि यूरोपियंस देखें कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसे कार्य करती हैं। इस वजह से 2 ही साल के अंदर, इन द 2 years, ये अखबार बैन हो गया। 1782 में द बंगाल गजट आया और 1780 में द बंगाल गजट आया, 1782 में बंगाल गजट बैन हो गया। ये बात क्लियर हुई। और इसे सक्सीड किया द प्रो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर दैट इज़ द इंडियन गजट। उन्होंने बंगाल से भी ऊपर का बना दिया, कहते थे ये इंडियन गजट है, ये पूरे भारत की सोच को बताता है। और यहाँ के आगे कहानी इस तरह से मैं बताऊँगा, समझाऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस लिखाना चाहता हूँ। पहले आप वो लिखिए ताकि आपको कहानी बेटर समझ आए, ओके। और जो मैं अब ये लिखाऊँगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे अखबार, बहुत सारे उनके पब्लिशर्स, एडिटर्स के नेम हैं, वो सारे काम से हमें बचना है। हमें जो मैं बता रहा हूँ आप ये करिए, ये मोर देन इनफ होगा, आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हम टर्निंग पॉइंट्स को उठाएंगे जहाँ जहाँ पर आकर के टर्निंग पॉइंट होता है, और हर इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडियन गजट अखबार कब आता है? इट इज़ 1787। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे कौन कनेक्टेड है? दैट इज़ हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। कौन कनेक्टेड है? हेनरी लुइस, तो निक नेम अगर कहें तो विवियन डेरोजियो। आप सब जानते हैं विवियन डेरोजियो का क्या रोल है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट द विवियन डेरोजियो, 1787 से एक्टिव हो गए, 1787 से। और आप सब जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के समय में ये एक इम्पॉर्टेंट उस समय के चेतना के मार्ग के तौर पर जाने गए हैं। इन्होंने बंगाल रेनेसेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और इन्होंने चलाई थी द यंग बंगाल मूवमेंट। द यंग बंगाल मूवमेंट किन्होंने चलाई? द विवियन डेरोजियो। और ये जाने गए हैं अपने स्टूडेंट्स को ये सबक सिखाने के लिए कि आपको हर चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए, आपको हर चीज़ को रीजनिंग पे देखना चाहिए, चाहे वो फिर गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई कस्टम है, चाहे वो कोई रिचुअल है, चाहे वो समाज का कोई रिश्ता है, चाहे वो सोसाइटी, कास्ट, वर्ण सिस्टम, कुछ भी है, आप क्वेश्चन करना सीखिए, आप रीजनिंग ढूंढना सीखिए। ये टेम्परामेंट ये क्यों विकसित कर पाए? क्योंकि ये लंबे समय से सरकार में थे और सरकारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, इसलिए एक समय में इस ओपिनियन पे आए कि हमें सरकार के प्रति भी क्रिटिकल होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम बात करते हैं जेम्स अगस्तस हिक्की की, तो हिक्की का अखबार सरकार के प्रति क्रिटिकल तो था ही, वो भारतीय रीति रिवाज और समाज को लेकर भी सवाल करता था, सती प्रथा और बाकी सिस्टम को लेकर के वो क्वेश्चन करता था। आई बात समझ में? तो ये द इंडियन गजट 1787, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, इसका आप ध्यान रखेंगे ताकि कल को अगर कोई पूछे तो आप इसको बता पाएँ। सेकंड, अब मैं रीजन वाइज बात करूँगा। अगर हम रीजन वाइज चलेंगे, मद्रास का पहला, बम्बे का पहला, और बाकी पहले पहले। सबसे इम्पॉर्टेंट, मद्रास में सबसे पहला जो अखबार ओपन हुआ है उसका नाम क्या है? द मद्रास कोरियर। द मद्रास कोरियर, डेट 1784। डेट्स ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, अब इस बात का ध्यान रखिए। एंड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज फर्स्ट पेपर फ्रॉम मद्रास। मद्रास कोरियर, कोरियर्स और बाकी मेल पद्धति के थ्रू अखबार भेजे जाते थे इधर उधर, ठीक है, इसलिए नाम कभी मद्रास कोरियर है, एक अलग में अखबार आएगा वो मद्रास कैरियर होगा। और जो भारत का पहला शाम को निकलने वाला अखबार, शाम को, जलंधर में कुछ समय पहले एक अखबार निकला करता था एनकाउंटर, वो बड़ा फेमस हुआ, क्यों? शाम को आता था, और इसलिए वो बाकी अखबारों से इम्पॉर्टेंट हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो उसी दिन की सारी चीज़ें उसी शाम बता देता था, क्योंकि वो दिन भर की एक्टिविटी को देखता रहता था और शाम को आ जाता था। अदरवाइज़ अखबार क्या होते हैं, सारा दिन जो हो रहा है वो अगले दिन आपको परोसेंगे, तो वो ज़्यादा करंट माना गया, इसलिए लोगों को, पत्रकारों को इस बात का इंतजार रहता था कि एनकाउंटर आ गया कि नहीं।
अब हम आगे, मैंने एनकाउंटर की कहानी बता दी आपको, और शाम को पहला आने वाला अखबार भी बता देंगे। भारत का नक्शा आप सबको पता है, तो इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। अब सुनिए, बॉम्बे से आने वाला पहले अखबार का नाम क्या होगा? करण, करण, आवाज़ भी नहीं देते यार, क्या? बॉम्बे हेराल्ड, पहला अखबार जो बॉम्बे से निकला करता था, तो फर्स्ट पेपर फ्रॉम बॉम्बे, क्या नाम है इसका? बॉम्बे हेराल्ड। इस तरह से चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए मैं इस बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट है, देखिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, अखबार का नाम है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट मैंने कहा? ये फर्स्ट बंगाली मंथली अखबार है, मतलब भारतीय भाषा में छपने वाला पहला अखबार भारत का दिग्दर्शन है। किन्होंने छापा है? ये मार्श मैन के द्वारा छापा जाता था। और ये किस संस्था से बिलोंग करते थे? ये श्रीरामपुर, जिसे उस समय में सीरमपुर कहते थे, ये सीरमपुर के मिशनरियों के द्वारा छापे जाते थे। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि इंडियन प्रेस डेवलपमेंट में किसी मिशनरी ग्रुप का अगर बड़ा योगदान है, अंग्रेज़ों ने मिशनरी भेजे भारत, पुर्तगालियों ने भेजे, डचों ने भेजे, डेन ने भेजे, और मुझे बताएं सीरमपुर के मिशनरी कौन से मिशनरी थे? क्या बात है, ये लड़के की बहुत सीधी बात एकदम। तो डेनिश पीपल, तो डेनों का दो डेन्स भारत में, मैंने बोला 2 जगह पे जाने गए थे, प्लीज़ बताओ वो 2 जगहें कौन सी थी? और सीरमपुर और त्रानकोबार। देखो, विस्मृत कर जाते हो चीज़ों को, ये अच्छी बात नहीं, चीज़ें स्मरण में रखा करो बेटे। तो सीरमपुर और त्रानकोबार। सीरमपुर किसका डिस्टॉर्टेड नेम है? श्रीरामपुर। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार आता है कि डेन 2 जगह कौन सी थी? त्रानकोबार, सीरमपुर। तो सीरमपुर के मिशनरी आप सब जानते हैं कि एजुकेशन की दिशा में इन्होंने काम किया। 1818 सीरमपुर मिशनरीज एस्टेब्लिश्ड। क्यों? क्योंकि उसी 1813 के चार्टर एक्ट, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड में मोनोपोली को ख़त्म किया था, उसी 1813 के चार्टर एक्ट ने मिशनरीज़ को इंडिया आके अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ करने की परमिशन भी दी थी। इसलिए उसी एक्ट से परमिशन पाके मिशनरी एक्टिविटी भारत में शुरुआत हुई, और 18 से 18 में बंगाल चुना गया। बंगाल के सीरमपुर में, सीरमपुर कॉलेज इसलिए आता है क्योंकि मिशनरीज़ एजुकेशन प्रमोट करते थे, वेस्टर्न साइंसेज, वेस्टर्न कल्चर्स, वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ लोगों में प्रमोट करते थे, उन्हें रीजनिंग की तरफ प्रमोट करते थे। और इसका एक बड़ा बेनिफिट यूरोपियंस को भी ये होता था कि लोग तेज़ी से अपने कस्टम कल्चर मैनर से मोह भंग करते थे और ब्रिटिश सिस्टम और क्रिश्चियनिटी की प्रति अलाइन होते थे। ऐसे में कन्वर्जन बहुत फास्ट होता था, जिसे हम प्रोसेलिटाइजेशन कहते हैं। ऐसे में अंग्रेज़ों को आम जनता से विरोध के स्वर झेलने नहीं पड़ते थे, वो केवल राजा को हराते थे, बाकी फिर सब सेट ही रहते थे। तो इसलिए मिशनरियों का अंग्रेजी इतिहास में बहुत बड़ा रोल है। तो सीरमपुर के मिशनरी ब्रांच ने प्रेस की डेवलपमेंट में बहुत काम किया। उससे ताल्लुकात रखने वाले मार्शमैन ने सबसे पहले बंगाली भाषा में पहली इंडियन लैंग्वेज, वर्नैकुलर लैंग्वेज में अखबार निकाला है, वह दिग्दर्शन है। समझ आई? तो ये इम्पॉर्टेंट है। इस पे कुछ कंट्रोवर्सीज रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समाचार दर्पण पहला पहला अखबार था, कुछ कहते हैं दिग्दर्शन। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमने उसके अकॉर्डिंग बताया है, क्वेश्चन इसी सेंस में आएगा। तो लिख दें मिशनरीज सीरमपुर के, सीरमपुर मिशनरीज कौन है? मार्शमैन। कब शुरू हुआ ये? 1818। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैलकाटा जर्नल, कैलकाटा जर्नल 1818 में आता है। कौन लेकर के आते हैं? दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, समझो। देखिए, जब 1780 में जेम्स अगस्तस हिकी अखबार लेकर के आए, उनकी खिलाफत होनी शुरू हो गई, ये बात ठीक। लेकिन 1800 आते आते बहुत से ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने एक पर्सन को चुना और ये कहा कि आप अखबार निकालिए। और वो व्यापारी जो थे, उन्होंने जिस पर्सन को चुना, नाम क्या था? जेम्स सिल्क बकिंगम, द बकिंगम।
और बकिंगम 1818 में कलकत्ता जर्नल लाने के लिए जाने गए हैं। ये बकिंगम हैं जिन्होंने भारतीय प्रेस को क्रिटिकल टेम्परामेंट दिया। ये बकिंगम हैं जिन्होंने कहा कि सवाल करना सीखें, सरकारों के खिलाफ लिखना सीखें, माने क्रिटिकल असेसमेंट करना शुरू करें, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करें। तो आज मीडिया में जो इन्वेस्टिगेशन का अप्रोच है, जो क्रिटिकल असेस करने का अप्रोच है, जो इस्टेब्लिशमेंट को आंकना कि ये कितना जनहित में कार्य कर रहे हैं, ये सारे सेंटीमेंट इंस्टिल करने की जिम्मेदारी किसको गई है? बकिंगम। तो भारतीय प्रेस काफ़ी कुछ ओ करती है हिक्की एंड बकिंगम को, ये बात याद रखनी है। और कलकत्ता जनरल इन्होंने निकाला है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट, बंगाल गजट। किन्होंने निकाला? हरीश चंद्र रॉय। और क्या खासियत है इसकी? द फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर। फर्स्ट बंगाली मंथली किन्होंने लेकर के आए? मार्शमैन। कब लेकर के आए? 1818। किस ग्रुप से बिलोंग करते थे? सीरमपुर मिशनरी। हरीश चंद्र रॉय जो क्या लेकर के आए? बंगाल गजट। पहला क्या था? द बंगाल गजट, वो किसका था? जेम्स अगस्टस हिक्की। इस लेक्चर में बस थोड़ी सी टेक्निक ही ये है कि 2-3 चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज करती हैं, लेकिन ये सबसे स्कोरिंग लेक्चर रहा है। आई बात समझ में? और प्योरली बंगाली न्यूज़पेपर वर्जन में जो चीज़ आई है वो हरीश चंद्र रॉय के द्वारा लाई गई है, ये बात याद रखनी है। तो इसका और इसका फ़र्क करना सीखना है। पहली बार वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में पब्लिकेशन हुई बाय द मार्शमैन, दैट इज़ सीरमपुर हाउस, सीरमपुर मिशनरीज। वो मंथली थे। पहली बार न्यूज़पेपर के वर्जन में बंगाली भाषा में आता है हरीश चंद्र रॉय, दैट इज़ द बंगाल गजट। ओके, नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं, मैं वो यहाँ पर नहीं लिखा रहा, वो मैं फ्लो में बताऊँगा क्योंकि वो चीज़ें उस सेंस में होती हैं, वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जा में जहाँ नुमा, जा में जहाँ नुमा, ओके, रहनुमा, नुमा शब्द आप सुनते हैं, यहाँ पे सुन के अजीब लग रहा है क्योंकि यूपीएससी के एस्पेक्ट से हैं। ये क्या है? फर्स्ट पेपर इन उर्दू। उर्दू का पहला पेपर कौन सा था? जा में जहाँ नुमा। ओके, इंपॉर्टेंट है। अब इसको डिलीट करूं मैं? आगे बताएं। चलो कोई बात नहीं, एक रिकॉल ले सकते हैं क्या इसका? देखें आप कितने इन्वॉल्व हैं। पहला न्यूज़पेपर कितनी ईयर में, कौन से ईयर में आया बताइए? कितने बच्चों को पता है? हाथ खड़ा करें। ठीक है, नीचे करो। फर्स्ट न्यूज़पेपर रोहन 1780 लेकर के आए जेम्स अगस्टस हिक्की। किन के खिलाफ बोल रहे थे ये? वारन हेस्टिंग्स, दैट इज़ द गवर्नर ओवर दैट पीरियड, एंड द जज ऑफ द कोर्ट, दैट इज़ द एलिजा एम्पे। इसको बंद किया गया तो फिर दोबारा कौन सा अखबार आया है? द इंडियन गजट। इंडियन गजट लेकर के इनसे एसोसिएटेड कौन है? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ये वही विवियन डेरोजियो हैं जिनको क्रेडिट है कि इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट चलाई। राजा राम मोहन राय के समय में ये जाने गए हैं और ये बंगाल रेनेसेंस से जाने गए हैं। आई बात समझ में? अगले अखबार की हम बात करें तो वो कौन सा था? द मद्रास कोरियर, ये मद्रास का पहला अखबार। बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे का पहला अखबार। और बंगाली भाषा में पहली पब्लिकेशन जो आई वो है दिग्दर्शन बाय द सीरमपुर मिशनरीज, एंड दैट इज़ मार्शमैन। बंगाली में पहला न्यूज़पेपर आया, दैट इज़ हरीश चंद्र रॉय, नेम इज़ द बंगाल गैजेट। पहला अखबार जो उर्दू भाषा में छपा, जाम जहां नुमा, और वो आपके सामने है। आई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छा, इसको इसी वे में तैयार करना और टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे टाइम्स, आज की डेट में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार देखते हो ना?
ये बॉम्बे टाइम्स एंग्लो इंडियंस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, याद रखें। और यही बाद में जाकर के टाइम्स ऑफ इंडिया बनेगा। और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से जुड़े हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंग्लो इंडियन पर्सन माने जाएंगे, उनका नाम है रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट नाइट, इस बात को ध्यान रखें। सो द बॉम्बे टाइम्स फाउंडेशन लेड बाय, कब आता है? 1838। हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं ना। किन्होंने किया? थॉमस, कौन बोला? थॉमस जॉर्ज हैं? नो, मैंने नाइट बोला ना। मैंने वैसे रॉबर्ट नाइट बोला था, वो मैंने बोला था बाद में जुड़ेंगे इससे। हाँ, पर आपकी बात सही है कि थॉमस नाइट ने ये इसे इस्टेब्लिश किया है। कई बार तुक्के बैठ जाते हैं। तो बॉम्बे टाइम्स 1838 में थॉमस नाइट लेकर के आए और इसको आगे फर्दर बढ़ाने का काम किया थॉमस बेनेट। थॉमस बेनेट। ये बाद में जाकर के 1861 ऑनवर्ड क्या हो गया? अमनदीप, टीओआई करते हो ना बेटे? करते हो कि नहीं भाई? बनाओ, बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था ना। चलो आगे बढ़े। अब हिंदू पैट्रियट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, 1853 1853, वेरी फेमस न्यूज़पेपर द हिंदू पैट्रियट। यह हिंदू नहीं है, द हिंदू अखबार नहीं है, यह हिंदू पैट्रियट है। किन के द्वारा स्थापित किया? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष। और बाद में इसको कंटिन्यू किसने किया? देवी, नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हरीश चंद्र मुखर्जी। क्योंकि दोनों से ऑप्शन आए हैं, ये एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है और दोनों से ऑप्शन है, तो आपने एक पढ़ा होगा तो काम खराब हो जाएगा। गिरीश चंद्र घोष भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। आई बात समझ में? अगला न्यूज़पेपर इंडियन मिरर। क्या खासियत है इस न्यूज़पेपर की, इंडियन मिरर की? इसको लॉन्च किया द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ टैगोर आप सब जानते हैं ना। और द्वारकानाथ टैगोर, इसकी खासियत क्या है? न्यूज़पेपर भारत में छप रहे हैं, कौन छाप रहे हैं? यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस। छप भी रहे हैं, इंग्लिश भाषा में छप रहे हैं। पहला वो अखबार जो इंग्लिश में तो है लेकिन वो भारतीय अखबार है। बनती है ना ये एक स्टेटमेंट, भारतीय अखबार है पर है इंग्लिश में। नाम है इंडियन मिरर, द्वारकानाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर इन इंग्लिश। ठीक है जी, फर्स्ट इंडियन डेली इन इंग्लिश। अखबारों को इस तरह से गिना जाता है, डेली, वीकली, तो इसलिए इन्हें दैनिक कहा जाता है ना। डेली मैंने दैनिक, तो अखबार पढ़े होंगे, दैनिक जागरण, दैनिक सवेरा, सब जानते हैं दैनिक सवेरा, यू नो, वेरी हाई हाईलाइटेड एडिटर। चले आगे बढ़े, अभी तक का रिकॉल करें। बॉम्बे टाइम्स, थॉमस नाइट, थॉमस बेनेट। कन्वर्ट हुआ द टाइम्स ऑफ इंडिया आफ्टर 1861। द हिंदू पैट्रियट 1853, गिरीश चंद्र घोष। आगे बढ़ाने का काम हरीश चंद्र मुखर्जी। इंडियन मिरर, द्वारकानाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन डेली इन इंग्लिश। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जिसका नाम मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, बंगाली। बंगाली क्यों? ये अखबार हमेशा एक पर्सन के नाम से जाना जाएगा, वो पर्सन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। लेकिन इसे चलाया किसी ने है, मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ। अंग्रेज कानून लेकर के आ रहे थे, वो कानून अभी पढ़ाऊंगा वन बाय वन। 1878 लॉर्ड लिट्टन वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आए। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाले अखबार हैं उनके खिलाफ। कोई भारतीय जो अखबार पे लगने वाले अंकुशों की वजह से पहली बार जेल गया है, फर्स्ट इंडियन, ये SN बनर्जी थे। क्यों गए थे? इन्होंने एक जज के खिलाफ लेख लिख दिया था। किस में लिख दिया था? बंगाली में। और लेख पे ये लिख दिया था कि जज इनसेंसिटिव है,
बंगालियों के धार्मिक आस्थाओं को लेकर के, इसलिए जज ने ऐसा निर्णय पास किया है। तो जज की रिलीजियस इनसेंसिटिविटी के ऊपर इन्होंने जब लेख लिखा तो उठा करके इन्हें जेल डाला गया है, और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने जेल फेस किया है प्रेस की फ्रीडम के लिए। आई बात समझ में? ये बात याद रखें एस एन बनर्जी के रिलेटेड। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या लेकर के आते हैं? पहले इसका नाम दूसरा हमें लिखना है, गिरीश चंद्र घोष। इसे लाने वाले कौन है? गिरीश चंद्र घोष। और इसे फिर आगे परस्यू करने वाले कौन है? टेकन ओवर बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन एस एन बनर्जी इन 1879। ओके। मद्रास मेल में आपको बता चुका हूँ, बंगाली डेट लिख देते हैं 1862। मद्रास मेल में आपको बता चुका हूँ क्या खासियत थी इसकी। मद्रास मेल की क्या खासियत थी? रैली नहीं चल रही यहाँ पे चुनाव की, जल्दी बताओ। पहला शाम में आने वाला अखबार, फर्स्ट इवनिंग पेपर इन इंडिया, शाम को आने वाला पहला अखबार मद्रास मेल। ओके। आगे अब एबीपी न्यूज़ देखते हैं। पहले क्या होता था? स्टार न्यूज़, सितारा बना रहता था, फिर सिंबल चेंज हो गया। ऐसा क्यों रहता था जानते हो? भारत में जितनी भी इंश्योरेंस एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर सीधा नहीं आ सकता था, उसे इंडियन कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप करनी पड़नी थी। एक बॉन्ड पीरियड रहता था, उसके बाद वो फिर अलग हो सकता था उस पीरियड के ख़त्म होने पर। तो स्टार अलग हुआ, आपने देखा स्टार हेल्थ भी अलग हो गया, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। पहले आप हमेशा ऐसे सुना करते थे ना, मेट लाइफ का किसी और के साथ कोलैबोरेशन या फिर किसी और के साथ, वो बाद में सारे अलग अलग हो गए। तो फिर वो अलग हुआ और इधर ये फिर एबीपी हुआ। एबीपी माने अमृत बाजार पत्रिका। ये शिशिर कुमार घोष और अमृत घोष की बहुत बड़ी देन है 1868 में। याद रखें, शिशिर कुमार घोष और अमृता घोष ने शुरू किया अमृत बाजार पत्रिका, दैट इज़ एबीपी। चलिए लिखिए, अमृता बाजार पत्रिका। बंगाल में ये बहुत फेमस थी। शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष इन बंगाल, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। आगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी? क्या लेकर के आए थे? उनका उपन्यास था आनंद मठ नॉवल। उस उपन्यास में वो किस चीज़ों को याद करते दिखे हैं? उस उपन्यास में वो याद करते लिखे सन्यासी विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह का हवाला देते हुए ये बंकिम चंद्र चटर्जी ही तो थे जिन्होंने बड़े लेवल पर क्रांति और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का बिगुल फूका। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी ही तो हैं जिन्होंने आनंद मठ में वंदे मातरम का कंसेप्ट दिया। सही बात। और ये वंदे मातरम ही तो हुआ जिसने आज़ादी की लड़ाई में बंगाल को सेंटर बना दिया। और स्वदेशी मूवमेंट 1905 में जो हुआ है इंडिया में बंगाल को डिवाइड करने के अगेंस्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी और उनकी कविताएं ही इस्तेमाल में रही हैं। आई बात समझ में? बंकिम चंद्र चटर्जी अपने विचारों को लोगों तक ले जाने के लिए जो अखबार लेकर के आते थे उसका नाम था बंग दर्शन, यानी कि बंगाल का दर्शन। ये इंपॉर्टेंट है, तो बंग दर्शन का ध्यान रखिएगा। ओके, अखबार कौन सा है? बंग दर्शन। कौन लेकर के आए? इनका एक और भी नाम है ना, क्या है? वेरी गुड। तो अगर कहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा जाए तो ये मत कहना ये सर ने पढ़ाया था चटर्जी, ये तो हो गए चट्टोपाध्याय। ओके, मैंने एक बार ये पर्सन बताया था कि मिश्र कौन है ना? 3 वेदों का ज्ञान, 2 वेदों का ज्ञान। उपाध्याय कौन है ना? चतुर्वेदी, त्रिवेदी। 3 वेदों ज्ञानी त्रिवेदी, 4 वेदों ज्ञानी चतुर्वेदी, है ना? 2 वेदों का ज्ञान द्विवेदी,
सभी वेद पुराण ब्राह्मण अरण्यक ग्रंथ सब एक बार में ही ले लिया, मिश्रा। तो इसी तरह से उपाध्याय, द टीचर्स, उपाध्याय जो टीचर जो पढ़ाते हैं, उपनिषद, तो उपनिषदों के ज्ञाता उपाध्याय। तो ये सब नाम इस तरह से आए। ये बात समझ, इसको डिलीट करें। ये बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है ना। इसको रिकॉल कर लें। मुझे बताएं बॉम्बे टाइम्स कौन लेकर के आया? थॉमस नाइट। मुझे बताएं आगे बढ़ाने का काम किसको किया उसने? थॉमस बेनेट ने। मुझे बताएं हिंदू पैट्रियट कौन लेकर के आए? गिरीश चंद्र घोष। मुझे बताएं इंडियन मिरर कौन लेकर के आए? इंडियन मिरर हरीश चंद्र मुखर्जी। सबको घोष नहीं बनाना। और ये इसकी खासियत क्या थी? ये क्या था? फर्स्ट इंडियन डेली इन इंग्लिश। आपको कोई पूछे पहला भारतीय अंग्रेजी अखबार कौन सा है, आंसर कर दोगे? बंगाली अखबार कौन लेकर के आए? गिरीश चंद्र घोष। इसे टेकन ओवर किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किस खासियत से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जाने जाते हैं? बंगाली में लिखे लेख की वजह से, पहले भारतीय जो जेल गए। मद्रास मेल, पहला भारत में शाम को निकलने वाला अखबार। अमृत बाजार पत्रिका, बहुत बड़े लेवल पर मानी गई पत्रिका, और ये नेशनलिज्म फेज के दौर पर भी उभर करके आएगी। बाद में आपको भी जब पढ़ाऊंगा तो पता लगेगा। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, ठीक है। बंग दर्शन कौन लेकर के आए? दूसरा नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? आनंद मठ, जो कि उनका नॉवल था, जिसकी पृष्ठभूमि का आधार कौन बना? सन्यासी विद्रोह। और आनंद मठ से ही हमें क्या मिला? वंदे मातरम। और ये आधार बना स्वतंत्रता के संग्राम में। क्लियर एस्पेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दो अखबार आए था, इंग्लिशमैन और स्टेट्समैन। स्टेट्समैन आप सुनते हैं, देखते भी हैं। स्टेट्समैन बहुत फेमस है, बंगाल में तो काफ़ी फेमस है। ये लेकर के आएंगे रॉबर्ट नाइट। कौन लेकर के आएंगे? एंग्लो इंडियन रॉबर्ट नाइट। तो अखबारों को इस तरह से भी बांटा जाता है कि कौन से इंडियन है, कौन से एंग्लो इंडियन के द्वारा है। तो स्टेट्समैन अखबार 1875 लेकर के आए रॉबर्ट नाइट। ओके, बाद में इसका नाम था स्टेट्समैन हो गया। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज की डेट में जो आप सब पढ़ते हैं, द हिंदू कौन लेकर के आए? आप सबको पता है, जब मैंने आपको ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ाया था, ब्रह्म समाज सभा के बारे में भी हमने पढ़ा, तत्वबोधिनी के बारे में भी हमने पढ़ा, ये सब अक्षय कुमार दत्त के बारे में हमने पढ़ा। अब आप एक चीज़ देखिए, मद्रास में एक बॉडी, बॉम्बे में एक बॉडी काम कर रही थी, परमहंस मंडली। फिर हमने प्रार्थना समाज पढ़ा। यही टीचिंग्स आगे तक बड़ी दक्षिण तक कौन लेकर के गए थे? वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी। तो नाम याद रखिए, 3 लोग हिंदू से जुड़े हैं, GS अय्यर, वी राघवाचारी और सुब्बाराव पंडित। सुब्बाराव, जिन्हें आप ये भी कहते हैं, फेमस नाम पंडित सुब्बाराव। ये नाम सुना होगा आपने, पंडित सुब्बाराव। तो या सुब्बाराव पंडित या पंडित सुब्बाराव। तो द हिंदू 1876, GS अय्यर, वीर राघवाचारी, सुब्बाराव पंडित। क्लियर एस्पेक्ट। चलिए, ये हो गया। अब वेरी गुड, ट्रिब्यून के बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है पंजाब का। कौन लेकर के आए? हमेशा याद रखना, पंजाब का अखबार, फेमस अखबार। लंबे समय तक इन्होंने पंजाब में हो रही जितनी भी मूवमेंट, चाहे वो आर्य सामाजिक मूवमेंट है, सोशल अवेकनिंग मूवमेंट है, मूर्ति पूजा की खिलाफत है, जो भी है, इनका एक बड़ा रोल रहा। ट्रिब्यून की क्रेडिबिलिटी इसलिए बहुत है पंजाब में। इसे लेकर के आए दयाल सिंह मजीठिया। मजीठिया, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पंजाब PCS में भी पूछा जाता है, दयाल सिंह मजीठिया। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दयाल सिंह मजीठिया में लिख देता हूँ। नेक्स्ट, ये जो अखबार है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, इसलिए इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लिखने जा रहा हूँ। युगांतर। युगांतर, युगांतर एक तरह की क्रांतिकारी पत्रिका थी,
और इसे लाने का काम कौन करते थे? बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। बरिंद्र कुमार घोष से युगांतर जानी गई है, ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट अखबार वंदे मातरम। वंदे मातरम कहाँ आता था? पेरिस में। कहाँ? कौन लेकर के आता था? बहुत इंपॉर्टेंट नेम, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा। अखबार वंदे मातरम। आगे गदर, आपको पता है गदर पार्टी लेकर के आती थी। बहुत इंपॉर्टेंट अखबार लीडर। लीडर कौन लेके आता था? मदन मोहन मालवीय। ये सारे अखबार जो हैं, अब ये सारे के सारे बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट से भरे हुए हैं, जितने भी नाम मैं अब लिख रहा हूँ। अगला अखबार वेरी इंपॉर्टेंट, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत कौन लेकर के आता होगा? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। यह आपको पढ़ाया भी था कि बहिष्कृत भारत वो लेकर के आते थे। अगला अखबार दर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट अखबार दर्पण, दैट इज़ बाल शास्त्री जंबेकर। बाल शास्त्री जंबेकर महाराष्ट्र का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अखबार है ये। और इसी के साथ आपके इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पेपर्स कवर हो गए सारे के सारे। ये आपको हमेशा से ध्यान में रखने हैं। ये आज सिर्फ लिखाए हैं, बिल्कुल ना टेंशन लें। जब हम सारा फ्रीडम स्ट्रगल करेंगे, एक एक अखबार की आने वाले दिनों में आपको यूटिलिटी फील होगी। यह आपको कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि युगांतर का एक बड़ा रोल है। और उन दिनों में जब आप पढ़ेंगे युगांतर क्या कर रहा था, कभी नहीं भूलेगा कि ये बरिंद्र कुमार घोष का अखबार था। इसी तरह से लीडर का एक बड़ा रोल है, मदन मोहन मालवीय क्या कर रहे थे आपको पता लगे। बहिष्कृत भारत शब्द क्यों आया ये पता लग जाएगा जब आप उस समय का इंडिया पढ़ेंगे। आज आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर लिस्ट सारी बता दी विद रीजनिंग्स जहाँ जहाँ वैलिड थी। अब हम प्रक्रिया शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया को समझने की। जब आप डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे रीज़न जो भी रहे हों, यूरोपियंस रिस्पॉन्सिबल हैं प्रेस को भारत में डेवलप करने को लेकर के। उनके रीज़न क्या थे? सबसे पहला उनका इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपोज करना चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह की माल प्रैक्टिसेस कर रही है। माल प्रैक्टिसेस दो सेंस में, पहला ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए कंपनी के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और दूसरा ये कि कंपनी ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश सिटीजन्स के कंट्रीब्यूट किए हुए पैसे यानी कि शेयर को बेस्ट वे में इसलिए नहीं रियलाइज़ करा पा रही डिविडेंड की फॉर्म में, क्योंकि कंपनी अपने आप में ही माल प्रैक्टिस हो गई है। तो बीइंग अ कंपनी अच्छा वर्क नहीं कर रही। इसके बारे में यूरोपियंस को जानकारी मिलनी चाहिए थी ना। अब आप एक बात सुनिए, भारत में यूरोपीय रहते हैं और भारत में ही कंपनी भी है। कंपनी और कंपनी के ऑफिसर्स को कई प्रिविलेजेस हैं, लेकिन दूसरे यूरोपियों को नहीं। लेकिन कंपनी है तो यूरोपियंस की वजह से ही ना। तो वो यूरोपियन ये अधिकार रखते थे ना कि हमें पता लगे कंपनी करती क्या है। इसके बारे में सबसे बेस्ट विसल ब्लोवर्स कौन हो सकते थे? कंपनी के ही एक्स एम्प्लॉय। तो ये कारण बन जाता है कि कंपनी के एक्स एम्प्लॉय या तो कुछ एम्प्लॉयज़ से कुछ डिसएडवांटेजेस कर दिया गया तो वो गुस्से में आ गए, या कुछ फिलैंथ्रोपिक एम्प्लॉय थे जो ये कहते थे कि जब बाहर निकलेंगे तो बताएंगे कि क्या क्या कुकर्म हो रहे हैं, तो उन्होंने बाहर आकर के बताया। रीज़न कोई भी रहा हो, लेकिन ये आधार बने हैं प्रेस चलाने का। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद सिचुएशन पूरी बदल गई। 1857 के रिवॉल्ट ने भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच इतनी ज़बरदस्त नस्लीय भेद पैदा कर दिया, रेशियलिज़म इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर दिया कि इसके बाद जो भी एंग्लो इंडियन के द्वारा चलाई जाने वाली प्रेस थी भारत में, वो अल्टीमेट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज मैटर में हमेशा से ही अंग्रेजी सरकार के समर्थन में रही, और वो भारतीय अखबार और भारतीयों के विरुद्ध रहे। यही कारण रहा कि इस समय में मेजॉरली नेशनल अवेकनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्नैकुलर प्रेस को जाती है, और ये वर्नैकुलर प्रेस ही नाक में दम कर रही है। इसलिए 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आता है। वो
अंग्रेजी अखबारों के लिए नहीं आता। यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट भी है कि एक डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड एक्ट क्यों लाया गया जो सिर्फ वर्नैकुलर प्रेस पे लागू होता है, ब्रिटिश प्रेस पे नहीं लागू होता। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। और इसी के बाद एकदम से तीव्रता आई अखबारों के बीच में और लेखनी भी बहुत तीखी होनी शुरू हो गई। और इसके बाद जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपरों का दौर आएगा वो बिल्कुल नया दौर है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स का। वो गांधीयन फेज़ के इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, वो इंग्लिश में हैं लेकिन वो राष्ट्रवादी हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक समय का इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रो गवर्नमेंट हुआ, एक समय में वही न्यूज़पेपर क्रिटिकल टू गवर्नमेंट था, एक समय में फिर से इंग्लिश न्यूज़पेपर आएगा लेकिन वो राष्ट्रवादियों के द्वारा आएगा और वो राष्ट्रवादी होगा। आई बात समझ में। इस तरह से चेंजेस आते रहे, अखबारों के कैरेक्टर भी बदलते रहे हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि स्टेट्समैन प्रो गवर्नमेंट था। पायनियर इलाहाबाद से निकलने वाला एक अखबार बहुत स्ट्रांगली प्रो गवर्नमेंट था। आई बात समझ में। इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रही और अब हम इसे एक सीक्वेंस में लेक्चर के फ्लो में फेजेस मैनर में अंडरस्टैंड करते हैं। पहला फेज़ कब से कब तक था, दूसरा फेज़ कब से कब तक, तीसरा कब से कब तक, इस वे में हम उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे। चलिए डिफरेंट फेजेस को समझते हैं। 4 फेजेस में हमें इसे डिवाइड करना है। पहला, द एरा ऑफ सोशल अवेकनिंग। ये कब से कब तक चलता है? एरा ऑफ सोशल अवेकनिंग कब से कब होगा? आइडिया लगाइए। ये 1780 से 1868 तक, ठीक है जी। द एरा ऑफ, मार्कर में पानी, नेशनलिज्म, ये होगा अमनदीप 1868 से 1919 तक। ओके, इसके बाद कौन सा है? द एरा ऑफ गांधीयनिज्म 1919 से 1937 तक। द एरा ऑफ मैच्योरिटी एंड इंडिपेंडेंट मीडिया या प्रेस कह सकते हैं, 1937 टू 1947। ओके, ये 4 एरा है। ये सारे प्री इंडिपेंडेंस एरा के तौर पर हमने इसको समझा और सारों के कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम अभी समझते चले जाएंगे। क्लियर? ओके, चलिए जब हम इन सारे प्रोसेसेस को देखते हैं तो ये मैंने इसको ये क्यों लिखा, द एरा ऑफ सोशल अवेकनिंग। देखिए एक बात आपको माननी होगी कि ऐसा कहा जाता है इंडिया में जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो ये कहीं किसी पॉइंट पे पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्टिविटी है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। आई बात समझ में? क्लियर? तो नेशनलिज्म का स्टेज काफ़ी लंबे समय के बाद जाकर के मैच्योर होगा इंडिया के अंदर। शुरुआत में वो फेज़ आपको मैच्योर वर्जन में नहीं मिलेगा और वो वर्जन तब जाकर के फुली स्ट्रांग होगा जब 1848 में फ्रेंच रेवोल्यूशन फाइनली रियलाइज़ हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का अपना फेज़ बहुत लंबा है। 1789 से शुरू होकर के 1848 तक वो चलता है कंप्लीट। तो जब 1848 का दौर आता है तब उसके सारे पर्पसेस रियलाइज़ होते हैं। तो शुरुआत में जब हम बात करते हैं मीडिया की, तो मीडिया का उस समय में काम क्या था, एंग्लो इंडियंस का क्या रोल था वो तो हमने देखा। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन अखबार, उनका पर्पस क्या था? सोशल अवेकनिंग। इंडिया में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे सामाजिक स्तर को लेकर के। उन सामाजिक समस्याओं को ख़त्म करना ही उस समय की पब्लिकेशंस का इम्पॉर्टेंट रोल हुआ करता था। आई बात समझ में? यही कारण है कि अगर आप उस समय की पब्लिकेशन की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर उभर करके आए। क्यों जाने गए हैं राजा राम मोहन राय इतने इम्पॉर्टेंटली? उसके कई कारण हैं। 1718 के जेम्स अगस्तस हिकी के अखबार से अगर हम शुरुआत करते हैं तो इसके बाद कई और अखबार निकल करके आएंगे। जेम्स अगस्तस हिकी का 1780 का बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट। इसी तरह से 1784 और 1785 में
कैलकाटा गजट और बंगाल जर्नल आएंगे। बंगाल गजट के बाद कैलकाटा जर्नल एंड कैलकाटा गजट एंड बंगाल जर्नल आएंगे। आई बात समझ में? ये अखबार आते रहेंगे और इसके बाद एक अखबार 1818 में आएगा जिसका भी नाम बंगाल गजट है। और ये अखबार कौन लेकर के आएंगे? गंगाधर भट्टाचार्य, पहले भारतीय। अब आपसे कोई एक सवाल पूछें कि पहले भारतीय जिन्होंने अखबार छापा, आंसर क्यों नहीं करते? अभी तक नहीं लिखा है इनके बारे में। गंगाधर भट्टाचार्य। पहले भारतीय। कौन सा अखबार लेकर के आए? बंगाल गजट ही। किस भाषा में लेके आए? इंग्लिश। ये भी इनका नाम याद रखना है। और ये किस समय में हुई है घटना? 1818 के अराउंड। जब समय आगे बढ़ा तो सही मायने में नेशनल प्रेस या नेशनलिस्टिक प्रोग्रेस कब हुई है, नेशनल प्रेस का फाउंडेशन कब आता है, इन सारी चीज़ों के लिए जाने गए हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने नेशनल प्रेस को प्रोग्रेसिव बनाया। नेशनल प्रेस का फाउंडेशन राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ है। और ये दो चीज़ें लेकर के आए। 1821 1822 संवाद कौमुदी एंड मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ये भूलेगा तो नहीं? संवाद कौमुदी, सब बंगाल में एक्टिविटी हो रही है। मिरातुल अखबार कौन सी भाषा में? पर्शियन। वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में अखबार आए हैं। संवाद कौमुदी बंगाली, मिरातुल अखबार